ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण बिल पर, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के जो प्रस्तावित संशोधन हैं वो फिलहाल मंत्रालय को दे दिए गए हैं और उस पर आज हम बातचीत करें। हमारे साथ दोनों खास मेहमान हरिकेश बहादुर जी कांग्रेस के नेता हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले जिस तरह से हरिकेश जी कह रहे थे, अवधेश जी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपको कुछ उस पर एतराज था। हाँ भाई, हरिकेश जी जो बात कह रहे हैं वो जो एक माहौल बना हुआ है उसके अनुरूप ये सब बातें हैं कि देश में उद्योग भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, कारोबार भी चाहिए, लेकिन किसान को हानि नहीं हो, उसको मुआवजा मिल जाए। कई बार जो कुछ होता है उसके परिणाम की हमको समीक्षा करनी चाहिए कि जो कुछ हमारी आर्थिक नीतियां रही हैं उसके परिणाम क्या है। पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा था कि नीति नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा भूमि अधिग्रहण नीति नहीं होनी चाहिए, भूमि नीति होनी चाहिए। कोई लैंड पॉलिसी तो समझ में आती है कि देश में हम भूमि का प्रबंधन कैसे करें की पॉलिसी। हाँ, लेकिन उसका नाम देना, वो नाम ही खतरनाक, नामकरण के बारे में कहा है तो हटा दीजिए अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण जो आप कह रहे हैं ना, उसमें भूमि लेना ये पहले। अब इसको देखिए, इसके दो जो कह रहे हैं इसको दो संदर्भ में देखना पड़ेगा। पहला है कि अगर आप मानते भी हैं कि इस देश में उद्योग, सड़कें सब चाहिए, तो वो देखना पड़ेगा कि उसकी सीमा क्या होगी, कितनी चाहिए सड़कें हमारी। एक दूसरा कि अगर वो करना ही है तो उसके लिए कौन सी जमीन हम उपयोग करें। देखिए, सड़कें, दुर्भाग्य है इस देश में कि अब तो थोड़ा बहुत विरोध होता है, हाईवेज भी टेढ़ा है जैसे ये कह रहे थे। हम लोग भी जाते हैं तो कई बार गाड़ी, चूंकि हम लोग गाड़ी वाले हैं, स्पीड हो गई है तो हमको लगता है कि हमको सीधी सड़क मिले, क्यों मुड़ रही है। लेकिन उस मुड़ने के पीछे जो कारण होते हैं वो हम नहीं सोच पाते हैं कि पता नहीं फर्राटा जीवन हमारा कितने दिन तक और आगे चलता रहेगा। ये दुर्भाग्य है देश का कि जितनी भी सड़कें, हरिकेश जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे, सड़कें या कारोबार या इंडस्ट्री जो स्थापित हो रही है वो किसी नदी, नाला, चौर, चांचर और रेगिस्तान में नहीं हो रहा है, वो सब खेती की जमीनें पर हो रही है, जो बेहतर जमीन है, जहां बाढ़ नहीं आ सकता हो, जहां जाने के साधन हो। ये इसके कारण देश में समस्याएं बढ़ती जा रही है। और एक बार अगर जमीन कोई भी देश में ऐसे, आप अभी सर्वे तो शायद आया नहीं है, आना चाहिए, अगर देखेंगे तो हजारों की संख्या में ऐसे औद्योगिक टाउनशिप बेकार पड़े हुए हैं जहां आपने उद्योग तो लगाए, वो बंद हो गया, वो किसी काम का नहीं है। अब वो जमीन खेती में भी वापस जमीन भी इस्तेमाल नहीं हो पाती। दूसरी बात जो एक कह रहे थे हरिकेश जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस बार मुआवजे के लिए तो पूरी बात है, उसमें मुआवजा तो है कि भाई बाजार रेट पर दिया जाए, सर्किल रेट पर। उसमें यह भी बात है कि जिसकी जमीनें, एक तो इसमें बड़ा कर दिया कि बहुफसली जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जाए, ये बात भी है इसमें। वो ज्यादा से ज्यादा सरकार जिसमें उसके लिए आपात प्रावधान लगाए हैं कि विशेष परिस्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो, फलाना हो, तभी बहुफसली लिया जाए। और उसमें पंचायत को शामिल किया है कि पंचायत की सहमति हो। उसमें यह भी बात है कि अगर जमीन के अधिग्रहण के बाद 5 सालों तक अगर कारोबार नहीं होता है तो जो पहला विधेयक था तो वो जमीन किसानों को मिले, उसको 10 साल करने की बात है कि नहीं, वो 10 साल बाद इस पर समीक्षा हो। साथ ही साथ उद्योग कारोबार लगता है तो उसमें किसान के परिवार को एक नौकरी मिले। ये सब बातें कुछ ये है आई है, लेकिन कुल मिलाकर के ये सारी चीजें बता रही है कि अधिक से अधिक जमीनों का अधिग्रहण हो, हम औद्योगिकरण को बढ़ावा दें, उसके कारण हम यातायात को बढ़ावा दें। और उसके पीछे जो साजिश है, मैं हरिकेश बाबू को कहना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही, मतलब मैं भारत में कुछ लोगों को जो मानता हूं, जो गांव को ठीक से समझते हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को समझते हैं और ठीक बात रख सकते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, दुनिया के सारे व्यापार इस समय फेल कर गए हैं, भारत में भी 2 ही व्यापार इस समय चलना है। एक तो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, एक मोटर वाहन का क्षेत्र है। तो कंस्ट्रक्शन में ही सारा, इसीलिए सारी ताकतें दुनिया भर की और भारत के भी अलग अलग लॉबिंग लगा लगा करके यहां सड़कें बन जाए, यहां मॉल बन जाए, यहां टाउनशिप खड़ा हो जाए, और वो गिद्ध की तरह लगी हुई हैं और वो जमीनें इसी प्रकार से हड़प रही हैं। और किसान को कभी लालची मत बनाइए। जितने इधर लैंड के मूवमेंट हुए, दुर्भाग्य रहा कि वो जमीन बचाने का आंदोलन नहीं था, मुआवजा बचाने का आंदोलन था। क्योंकि भारत की नीति के कारण लोग आज खेती को सम्मान का पेशा मानते ही नहीं है। जिसके पास कोई उपाय नहीं है वही खेती करना चाहता है इस समय। इसीलिए इस देश को अगर बचाना है, क्योंकि भारत के स्वावलंबिता का आधार खेती ही रहा है, सामाजिक एकता का आधार। और मैं मानता हूं कि आने वाला समय, जिस समय से आर्थिक मंदी दुनिया में चल रही है और 2008 में आई, कहा गया कि अब खत्म हो रही है, अब दोबारा लौटी है, और भारत में भी आर्थिक मंदी है। केवल एक प्रश्न का उत्तर मैं इनसे जानना चाहूंगा कि एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप खत्म हो जाए,
उसको खड़ा करने में कितना धन लगाना पड़ेगा, और एक पूरे जिला की खेती डूब जाए उसको खड़ा करने में कितना लगाना पड़ेगा, ये दोनों का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो इंडस्ट्री की लागत में जितनी और हमारे पास आती है उससे ज्यादा 100वां हिस्सा भी लगा करके हम खेती से भारत को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भूमि बचाने की अधिक से अधिक नीति, अगर भूमि नीति बनती है इमरजेंसी में तो जाए, लेकिन अधिग्रहण करना है तो जो चौड़ चांचर की ऐसी जमीनें हैं जहां खेती नहीं हो सकती, आप उधर जिसको लगाना है लगाओ। देखिए जो अवधेश जी कह रहे हैं इनकी बहुत सारी बातों से मैं एग्री करता हूं। मेरा दूसरा, मैं खुद एक बार जाता रहता हूं मध्य प्रदेश वगैरह में, तो एक बार मैं इंदौर जब गया, पहली बार गया जब, काफ़ी पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, तो इंदौर से थोड़ी दूर पर उन्होंने एक टाउनशिप बनाया हुआ था, वो एक बनाया हुआ था औद्योगिकरण के लिए, एक जगह बनाई थी, उसमें बहुत सारे उद्योग खड़े किए थे। तो मुझे ये देख करके खुशी हुई कि वो ऐसी जगह थी जहाँ पर कि पहाड़ वगैरह इस तरह की चीज़ें थीं, बिल्कुल ज़मीन अनउपजाऊ थी, कुछ नहीं था, वहाँ पर वो सब उद्योग वहाँ पर लगाए जा रहे थे। और मैं फिर काफ़ी दौरा किया, इधर उधर गया, तो मुझे ये लगा कि ये तो जगह ऐसी है जहाँ पर कि जो बहुत से उद्योग वगैरह हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर हमको लगाना चाहिए, क्योंकि खेती की ज़मीन हमें न लेकर के इस तरह की फालतू ज़मीन जिसमें कि कुछ हो ही नहीं रहा है और पेड़ पौधे भी वहाँ ज़्यादा नहीं हैं, बहुत अनुपजाऊ तरह की उखड़ खाबड़ टाइप की ज़मीन है, अगर यहाँ पर हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो उद्योग वगैरह का काम है तो हमारी खेती भी नहीं नुकसान होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ये जरूर है कि थोड़ा पैसा लगेगा। उसमें 2-3 फैक्टर हैं। इसमें रीजनल इम्बैलेंसेज के फैक्टर आ जाते हैं। कई बार अगर मान लीजिए कि आप किसी ऐसी स्टेट को ले लें जहाँ पर कि इसी तरह की पूरी वहाँ की व्यवस्था है, तो वहाँ पर अगर सोचें आपकी बहुत सारे उद्योग हमें ही इसी स्टेट में लगा दें, तो दूसरे स्टेट कहेंगे भाई सारा आप वहीं एक जगह कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में आप कुछ कर ही नहीं रहे। इसकी भी एक डिमांड होने लगती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बड़ा कंट्राडिक्शन है जब हम कोई बात बोलते या कहते हैं या सोचते हैं, जब एक तरफा सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही बात सही है। सर डिमांड तो होगी, इसलिए डिमांड होती है कि आपने पूरा माहौल ही ऐसा बना दिया है कि जहां इंडस्ट्री नहीं है, कारोबार नहीं है, एक बात वो राज्य पिछड़ जाएगा। हम आपको बताएं न है, और नौकरी उसी में आप दे रहे हैं, ये भावना भी है। और दूसरा ये हो गया कि हमारी स्टेट, हमारे देश में पहले सब चीजें नहीं थी। अब कई स्टेट में ये आंदोलन भी खड़े हो गए हैं कि इस स्टेट में दूसरे स्टेट के लोग न लिए जाएं। यह एक और बुरी बात हुई है। जब राष्ट्रीय एकता की बात है, बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, संवैधानिक रूप से भी सबको आजादी, हर जगह जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, बहुत सारी छूट है। लेकिन कई जगह आपने इस तरह के कुछ कानून बनाए हुए हैं, तो उनको जब आप बनाएंगे, उद्योग के साथ द्वंद्व, तनाव और जो है संघर्ष आता ही है। उद्योग बड़ा जटिल सामाजिक वातावरण बनाता है। ये आप समझिए कि ये एक तरफ उसे करना भी जरूरी है। इस जटिल सामाजिक व्यवस्था जो पैदा हो रही है उसका संतुलन भी बनाना है। तो ये सब सामंजस्य बनाए बगैर कोई समाज नहीं चलेगा। समाज कोई एक तरीके से आप सोचें कि ऐसा ही सिर्फ करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। करना आपको सब कुछ पड़ेगा। और जब कभी आप सब चीज करेंगे तो ये एक बहुत व्यापक सिद्धांत है कि कर्म का एक विशेष सिद्धांत है ये, कि कोई कर्म ऐसा नहीं है जो दोषयुक्त ना होता, जिसमें दोष ना हो। जैसे हर आग में धुआं होता है, वैसे हर कर्म में दोष होता है। तो कुछ तो दोष होगा, लेकिन उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, एक संतुलन बनाना पड़ेगा। उस संतुलन को बना करके जो पुराना एक तरह से ये तैयार किया गया सर, जो कर्म ही कुकर्म और अकर्म हो, उसमें तो केवल दोष ही दोष होगा। अकर्म तो दूसरी चीज है, विकर्म की बात आप कर रहे हैं। विकर्म की बात नहीं, कर्म, अकर्म, विकर्म 3 तरह की चीजें हैं। हम विकर्म की बात नहीं कर रहे हैं, और अकर्म आप लोग कर नहीं सकते, कर्म ही करना है। लेकिन जो कर्म आप करते हैं वो किसी न किसी फल के लिए जब करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ दोष होता है। इसलिए करना सब कुछ है, लेकिन एक संतुलित ढंग से करना है, सही विचार से करना है। लेकिन ये संतुलित ढंग से हो ही नहीं सकता है। ये जब भी होगा, कुछ तो दोष रहेगा। नीति पर जिसका प्रभाव है, देखिए पैसे वालों का, सत्ता पर जिसका प्रभाव है, उसमें संतुलन हो ही नहीं सकता। वो लूट लेंगे देश को, वो लूट लेंगे। एक बार जमीन चली गई, लुटेरों की बात नहीं कर रहे हैं, सारा लूट लेंगे देश। समाज और देश को व्यवस्थित और सही
सही ढंग से चलाने वाले ईमानदार और नैतिक। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि कहिए कि भैया भूमि अधिग्रहण नहीं चाहिए हमको, भूमि नीति तो बात है साफ। सरकार तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी हम व्यवस्था चलाने की। अगर आपसे कुछ कहवाना चाहते हैं ना आप एक आइडियल कंडीशन की बात ये कर रहे हैं, एक दूसरे आइडियल कंडीशन की बात हम कर रहे हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें कि नैतिक लोग, ईमानदार लोग, चरित्रवान लोग, योग्य लोग व्यवस्था को चलाएंगे। हो ही नहीं अगर वो लोग चलाते हैं, नहीं एक मिनट सुनिए तो, और कारोबार भाई एक बार सुनिए तो बात। मैं कर रहा हूं एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। कभी आइडियलिज्म 100% नहीं जमीन पर दर्ज हुआ था, न हो रहा है, न होगा, इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। न आपकी कही हुई बात, न मेरी कही हुई बात। इसलिए संतुलन बनाए बगैर सिस्टम ही नहीं चलेगा। आप सबसे पहले प्रकृति को ही तो देखिए। फ्रिक्शन का सिद्धांत अगर नहीं है तो पूरा का पूरा संसार ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक लंबे समय से इसकी मांग चल रही है। आप वही मैं कह रहा हूं कि मांग चल रही है, इसीलिए तो अब इस पर एक विचार हुआ है। इसमें तमाम तरह के विचार आए हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें सारी पार्टियों के लोग हैं, सभी लोग कर रहे हैं। आपके भी विचारधारक लोग हैं, हमारे विचारधारक लोग हैं, आपके भी सभी विचारधारक लोग हैं। सबने मिल करके कोई चीज अगर एक बनाई है तो अपने से ये समझ के बनाया होगा ना कि हम जो चीज कह रहे हैं वो सबसे बढ़िया चीज कह रहे हैं। हो सकता है अभी उसमें भी संशोधन हो, तो लेकिन कोई चीज फाइनल नहीं, अंतिम नहीं। कांग्रेस की सोच थी नहीं, इस समय सभी पार्टियां जो हैं, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस में, आर्थिक नीति तो सबकी एक ही रहती है, तो कहने के लिए अलग हो गई है ना। दुर्भाग्य है कि न तो इस समय ये फिर से मैं कहूंगा थोड़ा सा अपने पुनर्विचार करें। इस समय जो दुनिया के जो चैलेंजेस, चुनौतियां हैं, इस औद्योगिकरण ने जो दुनिया के सामने संकट पैदा कर दिया है, उसमें भारत भी जो फंस गया है, उसको समझने वाला भारत में अभी लोग नहीं, जो है वो सत्ता से कुछ बाहर है। ये बड़ी चुनौतियां हैं जो बता रही है कि इस पूरी आर्थिक व्यवस्था पर हमको पुनर्विचार करने की जरूरत है। जहां तक हम आगे बढ़ गए हैं उस पर जरा ठहरे, लेकिन और इसलिए ये जो भूमि अधिग्रहण नीति आ रही है, यद्यपि ये मैं मानता हूं कि पिछले भूमि नीति से ये बेहतर है। ये किसानों के ऐसा लग रहा है कि जिसकी जमीन है उसके हित में है, और जिनको जमीन खरीदना है, लेना है, वो पहले की तरह चाहेंगे आसानी से ले नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर उनको इंडस्ट्री लगानी है, अगर स्टैंडिंग कमेटी के अनुसार कानून बन जाता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन बहुत उनको बाजार रेट पर खरीदना पड़ेगा। ये सब लग सकता है वो, लेकिन वो भी कर लेंगे। इस समय हालत देश में है कि गांव गांव में, हरिकेश बाबू आपको भी सूचना होगी, जो जमीन मतलब 5,000 10,000 रुपए कट्ठा बिक रहा था, लाख 2 लाख 5 रुपए बिक रहा है। और कहां से पैसे आ गए हैं, गांव गांव में दलाल पैदा हो गए हैं और गांव की जमीन बिक रही है धराधर। मेरा कलेजा कांपता है कि गांव में हजार लाख वर्षों से लोग रह रहे हैं, पता नहीं जमीन खरीदने वाला उसका क्या उपयोग करेगा, कैसे करेगा। इसलिए जमीन पर सबकी नजर है और बड़ी बड़ी कंपनियां लैंड बैंक बना रही है कि अधिक से अधिक हमारे पास जमीन होना चाहिए। यह खतरनाक स्थिति आ गई। इसलिए इसमें भी नहीं है, जितना रेट तय कर देंगे ना उसके 5 गुना देकर के खरीदने के लिए कंपनियां तैयार हैं। ये बहुत बहुत खतरनाक स्थिति है देश के सामने। कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन दुनिया का आज से नहीं हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि हमेशा इसका ग्राफ ऐसे ही जाता है और फिर वहीं पहुंच जाता है। तो एक चीज बन रही है, कोशिश हो रही है कि ठीक बने, उसको करने, उस ठीक करने वाले लोग भी काम कर रहे हैं और न ठीक होने पाए इसके भी काम कर रहे हैं। वो छिपे हुए तरीके से ऐसी फोर्सेज भी काम करती होती हैं जो दिखाई, इसीलिए उस ग्राफ को सीधा ऊपर नहीं जाने देती, ग्राफ ऐसे जाता है। और क्योंकि एक नीचे खींचने वाली फोर्सेज भी काम करती रहती हैं और अंत में एक व्यवस्था धीरे धीरे चल करके सारे सुधार और सब कुछ होते होते फिर वो घूम करके ग्राफ इधर आता है। तो क्या होगा उस भविष्य के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज जो हम काम करना चाहते हैं उसको हम ईमानदारी से करें, लोक हित में करें, जनहित में करें, किसानों के हित में करें। इस बात को ध्यान में रख करके ही हमें नीति, कानून, नियम बनाने हैं। और मैं पूरा, हमको इस बात का भरोसा और विश्वास है कि जनता के चुने हुए वे प्रतिनिधि जो वहाँ पर बैठ करके, स्टैंडिंग कमेटी चाहे पार्लियामेंट की हो या जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं या सरकार है, सब जनता की ही है सब। तो ये सबको एक प्रश्न का सोच समझ करके इनके विचार, उत्तर दीजिए मुझे, इनके विचार का भी उसमें प्रतिपादन हो और उस हिसाब से कानून बने। मैं जरूर एक प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए कि अगर पूंजीपति और उद्योगपति अपने पैसे से ही जमीन खरीदे, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करनी है,
तो सरकार ये घोषणा क्यों नहीं कर देती है कि भैया पीछे की अधिग्रहण नीति हम रद्द करते हैं, आगे हमारी कोई अधिग्रहण नीति है, केवल सरकार अपनी आवश्यकता, इमरजेंसी है, सुरक्षा है, उसके लिए पावर रखती है। 2 लाइन की घोषणा कर दे, पीछे रद्द कर दे, इतने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजों को हम लोगों ने अब धीरे धीरे, ये जो नई आर्थिक नीति आई है उसमें से अगर ये चीज़ हटा दी जाए तभी ये संभव होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अब सरकार नहीं करना चाहती, उसको प्राइवेट सेक्टर को ही दे देना चाहती। बहुत सारी चीज़ें अब देख रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर में थी वो भी प्राइवेट सेक्टर को जा रही हैं। तो ऐसी चीज़ों की भी देश को ज़रूरत है। हो सकता है कि मान लीजिए कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज उस काम को करना चाहता हो और उसको करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए अगर नहीं मिलेंगी तो थोड़ा बहुत सरकार को मदद करने की आवश्यकता पड़ सकती है, वो भी जनहित के ही लिए बस उतने घोषणा लेकिन हाँ तो वो करें तो अच्छी बात है। हम उसको 3 लाइन चाहिए इसमें कोई। चलिए समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे आईपीएल, जिस तरह से आजकल विवादों में फंसा हुआ है, उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।